नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जो है ग्राम समाज एवं विकास जो लेखपाल परीक्षा के लिए 25 नंबर का टॉपिक है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके करीबन 10 वीडियो में हम ये सारा टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं। ये जो है चैप्टर नंबर 7 है, लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी। लेखपाल से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो इसमें इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जिसमें चकबंदी और राजस्व विभाग दोनों के अंतर्गत है जो लेखपाल। शुरू करते हैं। चकबंदी निर्देशालय के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में मुजफ्फरपुर जिले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। ठीक है। सफल परीक्षण के उपरांत चकबंदी योजना वर्ष 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दी गई थी। 1954 में सबसे पहले कहाँ पे? मुजफ्फरपुर नगर के कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से शुरू हुआ था। फिर 1958 से जो है संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया था। चकबंदी योजना का संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त या चकबंदी संचालक के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया है। चकबंदी संचालकों के कार्यों में सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी संचालक और संयुक्त चकबंदी संचालक का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब जिला स्तर पर जो चकबंदी प्रणालियां हैं, जिला स्तर पर चकबंदी प्रणालियों को सुचारू रूप से संचालन हेतु उप संचालन चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारियों के की नियुक्ति कार्य के सापेक्ष किए जाने का प्रावधान किया गया है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य की कल्याणकारी योजना है। चकबंदी प्रक्रिया जो है राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, जो प्रत्येक कटक के काश्तकारों, जनता, जनप्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंधक समिति की सहभागिता से संपादित की जाती है। ठीक है। अधिकतम जो सहभागिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक के लिए चकबंदी समिति गठित की जाती है, कम से कम, जिसमें जो है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। समिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी जो है चकबंदी अधिकतम 4 व्यक्ति को सम्मिलित कर सकता है, जो विशेष होल्डिंग या अकाउंट होल्डर से संबंधित होंगे, इस जिनके पास निर्धारित या आपेक्षिक योग्यता होगी। चकबंदी लेखपाल, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। कौन? ठीक है। जो चकबंदी लेखपाल होते हैं वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, और जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। अब देखिए, ये जो ये भर्ती है ये राजस्व लेखपाल है की है, तो ये किसके अधीन है? जिला अधिकारी के। और जो चकबंदी लेखपाल है किसके हैं? चकबंदी आयुक्त के। ठीक है। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। ठीक है। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। ठीक है। चकबंदी का उद्देश्य और उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1953 के प्रमुख तत्व, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चकबंदी से संबंधित विधि और उद्देश्य के कारण जो प्रयुक्त प्रस्तरों में उद्धृत किया गया है, उसमें अतिरिक्त चकबंदी प्रक्रिया से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है वो नीचे दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। जो पिछले वर्ष में ये पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उस पर देख लेते हैं। तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 भू अधिकार के प्रालेख, पटवारी के नक्शे एवं की कपड़े की कापी, कृषि प्रालेख और मैपिंग सीट। तो इसका जमाबंदी का मतलब होता है भू अधिकारों का प्रालेख। जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रालेख से होता है, अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील के संबंध प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रालेख का ब्यौरा रहता है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1945, 1947, 1952, 1956। तो इसका आंसर है 1945। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था, जो वर्ष 1946 से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होना चाहिए? तो इसका आंसर है डी, 2।
2 प्रत्येक ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ के बैठक जो खरीफ की फसल के कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। दूसरा रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि चकबंदी किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, इसलिए चकबंदी प्राधिकारी खेतवार पड़ताल के समय इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले चकबंदी का वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया के आरंभ होने के समय की अवधि में किसी प्रकार की अवैधानिक आदेश तो पारित नहीं किए गए हैं। विशेष रूप से ग्राम सभा या स्थानिक प्राधिकारी या राज्य सरकार के निहित भूमि या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूम व्यवस्था के अधिनियम की धारा 142 में भूमि के संबंध में जांच की जाती है। यदि इस प्रकार का कोई अवैधानिक आदेश चकबंदी प्राधिकारियों के संज्ञान में आता है तो उन्हें दुरुस्त किया जाता है। अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम में नष्ट हो चुके अस्थायी सीमा चक्रों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्स्थापित करते हुए सीमा को यथा स्थान सुनिश्चित करना चकबंदी के प्राधिकारियों का दायित्व है। किसी गांव की चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक को चक रोड तथा नाली प्रतिष्ठित की जाती है। चकबंदी प्रक्रिया में ग्राम के चारों ओर परिपथ का निर्माण किया जाता है तथा जिससे कृषकगण या ग्रामीण जनता का आवागमन सरलता से हो सके। देखिए क्या है कि चकबंदी प्रक्रिया में ग्राम के चारों ओर परिपथ मतलब सड़क बनाए जाते हैं जिससे ग्रामीण और जो भी कृषक हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। ठीक है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी प्रक्रिया में भूमि की व्यवस्था उसका सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है यथा स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय आदि। भविष्य की आबादी के प्रसार के लिए भूमि आवंटित की जाती है। यह भूमि समान वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए होती है जो भूमिहीन हो और जिनके पास आवास न हो। तो ऐसे कुछ भूमि भी आवंटित कर दी जाती है कि बाद में अगर आबादी बढ़ती है, उनके पास भूमि नहीं है तो उनको ये दिया जा सके वहाँ पे आवास। चकबंदी प्रक्रिया में बचत की भूमि नवीन प्रति के रूप में प्राप्त होती है जो ग्राम सभा द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को विधि के अनुसार पट्टे के रूप में आवंटित की जाती है। चकबंदी प्रक्रिया के अनुसार जो बच गई होती भूमि है उनको जो ग्राम सभा है ग्राम की उसके अनुसार जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको जो है पट्टे के रूप में आवंटित की जाती है। राजस्व ग्राम की खतौनी खसरा और तथा सिरजरा भूचित्र का नवीनीकरण किया जाता है जिससे लंबे समय तक रखा जा सके। भूमि से संबंधित विवाद जो है स्वत्व भूचित्र संशोधन, जोतों के विभाजन, दाखिल खारिज, अभिलेख शुद्धिकरण को लंबी प्रक्रिया के बजाय संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा निस्तारित किया जाता है। चूँकि चकबंदी अधिनियम एक स्वतः परिपूर्ण विशेष अधिनियम है, इसके अंतर्गत चकबंदी प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आए थे। खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? कानून गो लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार या एसडीएम। तो खसरा और खतौनी को जो है लेखपाल या पटवारी, जो कानून गो लेखपाल के एक ऊपर की पोस्ट होती है, राजस्व निरीक्षक उसको बोलते हैं। और ये जो होते हैं लेखपाल होते हैं ये राजस्व मतलब कि उप निरीक्षक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत दे दिया है। तो पटवारी और लेखपाल ये इक्विवेलेंट पोस्ट है। कहीं कहीं इसको पटवारी बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में लेखपाल बोलते हैं और राजस्थान में पटवारी बोला जाता है। ठीक है। तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो लेखपाल तैयार करता है। भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो आपके ऑप्शन है शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, भू प्रबंध विभाग। तो आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से करता है। भू प्रबंधन के अंतर्गत भूमि के संबंध में समायोजन, भूमि का उपयोग, निरीक्षण, सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। ठीक है। भूमि के उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूली लिए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो ये होता है लगान। लगान जो है वो भूमि के उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स है। भूमि के उपयोग करने पर किसानों से
लगान वसूल किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ये वसूल किया जाता है। जमाबंदी तैयार की जाती है तो जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। जमाबंदी अभिलेखों का अधिकार राइट ऑफ रिकॉर्ड है जो भू अभिलेख को इंगित करता है। इस रिकॉर्ड का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। भूस्वामी भू क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी में 2 प्रतियां बनाई जाती हैं जिसमें एक सरकार के पास दूसरा पटवारी के पास रखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चकबंदी अधिनियम 1953। चकबंदी अधिनियम 1953 में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कृषकों को विभिन्न स्तरों पर विधिक प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया में आने के पश्चात अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है। ग्राम के चकबंदी प्रक्रिया में आने के पश्चात न्यायालय के अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है। अधिनियम में व्यवस्था है कि ग्राम के कृषकों द्वारा निर्वाचित चकबंदी समिति की परामर्श चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त करना अनिवार्य। इस प्रकार इस प्रक्रिया के सभी स्तर पर चकबंदी समिति ग्राम सभा और सामान्य कृषक गणों से परामर्श प्राप्त किया जाता है। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कोई ग्राम या उसका भाग चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रख्यापित किया जाए। इस संबंध में अधिनियम में एकमात्र प्रतिबंध है कि किसी ग्राम में धारा 52 के प्रकाशन में 20 वर्ष पश्चात उसे पुनः चकबंदी हो प्रख्यापित किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 10 वर्ष में किया जा सकता है। ठीक है। यद्यपि अधिनियम द्वारा नियमावली में किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु तो कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई है सिवाय इसके कि जो पूर्व प्रस्तर में उल्लेखित है, किंतु प्रशासनिक निर्देशों द्वारा कतिपय औपचारिकताएं आवश्यक है तथा ग्राम सभा द्वारा चकबंदी प्रारंभ किए जाने के हेतु किया गया प्रस्ताव ग्राम के कुल क्षेत्रफल का 40% क्षेत्र कृषि योग्य होना, ग्राम की अधिकांश जनता चकबंदी के पक्ष में हो, अंत में कलेक्टर और जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पूरा चकबंदी कराए जाने की संस्तुति दी जाए। ठीक है। अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि यदि किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है तो किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम चकबंदी प्रक्रिया बंद किया जाना आवश्यक है तो अधिनियम की धारा 6A के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त को अधिकार दिया गया है कि संबंधित ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त करके विज्ञप्ति जारी करे। इस हेतु जोत चकबंदी नियमावली के नियम 17 के कतिपय पूर्व शर्तें वर्णित है। अगर मान लीजिए कहीं पर जो है चकबंदी चल रही है और वहाँ पे जो है चकबंदी बंद करना है तो इसलिए जो है चकबंदी आयुक्त को ये अधिकार है कि वो जो है ऐसी एक विज्ञप्ति जारी करके इसे बंद कराया जा सकता है। यह अधिनियम उन ग्राम तथा जहाँ चकबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है, चकबंदी से संबंधित उन वादों को जिन्हें उठाया जाना चाहिए परंतु नहीं उठाया गया है, किसी सिविल कोर्ट में दायर करने पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। यह अधिनियम चकबंदी प्राधिकारियों को उनके द्वारा सदाशयता से इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के प्रति किसी वाद अभियोजन या अन्य किसी विधिक कार्रवाई की संरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था करता है किसी ग्राम के अधिनियम की धारा 52(1) के अंतर्गत प्रकाशन के फलस्वरूप चकबंदी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के उपरांत किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पारित या लेख्य याचिकाओं में पारित आदेशों का क्रियान्वयन इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। आइए पिछले वर्ष के क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि के विक्रय में समय मुद्राक शुल्क लगाया जाता है तो ऑप्शन इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। मुद्राक शुल्क जो स्टाम्प शुल्क होता है ये भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा अनुच्छेद 13 के अनुसार आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क के आधार जो स्टाम्प शुल्क है ये इंस्ट्रूमेंट के आधार पर आरोपित किया जाता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स का आशय उन दस्तावेजों से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। भूमि की बिक्री को जब प्रमाणित करता है उनके आधार पर आरोपित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि के बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है।
ठीक है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी, कोणों या ऊंचाइयों को मानचित्र मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, चित्रांकन, धरातल प्रदर्शन कला। तो ये सर्वेक्षण कला जो है ये कहलाता है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों, ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहते हैं। ठीक है। सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप को लेकर किसी पैमाने का आलेखन करके उसके क्षैतिज, सापेक्ष क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियों की कागज पर सही ज्ञान कराया जा सके। ऐसी आलेखन क्रिया में रेखी और कोणीय दोनों मान का लेना आवश्यक है। एक कृषि क्षेत्र का मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रोजेक्टिव कैंपस द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा। तो ये जरीब द्वारा होता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्राचीन समय से ही कृषि खेत मापन के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता है। इसे ही जरीब कहते हैं। यह 55 गज या 20 नॉट के बराबर होती है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहा जाता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहा जाता है। चकबंदी प्रक्रिया के बारे में आइए समझते हैं। राज्य सरकार चकबंदी अधिनियम की धारा 4A या 4(2) के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी के लिए विज्ञप्ति जारी करती है। चकबंदी आयुक्त धारा 4A 4(2) के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया आरंभ करने की अधिसूचना जारी करते हैं। इस अधिसूचना का प्रभाव स्वरूप राजस्व न्यायालय में चलने वाले समस्त वादों उपशमित हो जाते हैं। चकबंदी तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी खातेदारक कृषि कार्य से इतर कार्य हेतु अपनी ज्योति का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है। अब अगर चकबंदी के लिए जो है विज्ञप्ति अधिसूचना जारी हो गई है तो जो खाता धारक है उसके अंतर्गत जिनके कृषि क्षेत्र आ चुके हैं वो कृषि के अलावा किसी प्रकार के लिए वो उसका जो है भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है। फिर धारा 4(2) और धारा 4(1)(2) के प्रकाशन के उपरांत ग्राम के चकबंदी समिति का गठन ग्राम प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है। यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी प्राधिकारियों के सहयोग और परामर्श प्रदान करती है। तदोपरांत चकबंदी लेखपाल ग्राम जाकर अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूचित्र संशोधन स्थल के अनुसार कार्य करता है। योम चकबंदी करता धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल कार्य करता है जिससे घाटों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाई के साधन, अन्य की समुन्नतियों का अंकन आकार पत्र 2 में करता है। खतौनी में पाई जाने वाली त्रुटियों का अंकन पत्र 4 में करता है। पड़ताल के उपरांत सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से विनिमय अनुपात का निर्धारण घाटों की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन, समुन्नतियों आदि के आधार पर किया जाता है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाता है जिसमें कटौती का प्रतिशत, सहायक सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांत का उल्लेख किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्रवाइयों से खातेदारक को अवगत कराने के लिए अधिनियम 9 के अंतर्गत आकार पत्र 5 में विवरण दिया जाता है जिसमें खातेदार अपने खाते की स्थिति तथा घाटों के क्षेत्रफल को अशुद्धियां जान सकते हैं। आकार पत्र 5 में दिए गए विवरण तथा खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों को शुद्ध करने हेतु आदेश पारित किए जाते हैं और इन आदेशों से क्षुब्ध व्यक्ति बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है। धारा 9 के अंतर्गत वादों के निस्तारण के लिए धारा 10 के अंतर्गत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है जिससे खातेदारक की जोतों संबंधी त्रुटियों को शुद्ध रूप में दर्शाया जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श के प्रस्तावित चकबंदी योजना बनाई जाती है। धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र 23 के भाग 1 वितरण किया जाता है जिसमें खाताधारक के जोतों का विभाजन, समस्त प्रस्तावित जोतों का अंकन होता है। इससे असहमत व्यक्ति चकबंदी अधिकारी के यहाँ आपत्ति और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा प्रस्तावित
चकबंदी योजना को धारा 23 तक पुष्टिकृत करता है। उसके बाद नई जोतों की खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया से असहमत कोई खातेदारक धारा 48 के अंतर्गत उप सहायक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी दायर का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अंतिम अभिलेख बंदोबस्त तैयार किया जाता है। इसके आकार पत्र 51, 41 और 45 बनाया जाता है। एक नए नक्शे का निर्माण किया जाता है। पुराने गाटों के स्थान पर नए गाटे बना दिए जाते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर गहन जांच की जाती है। इस प्रकार चकबंदी एक चरणबद्ध गतिविधि है। गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 5 वर्ष की अधिकतम समय अवधि निर्धारित की गई है। फिर राजस्व विभाग, आइए देखते हैं अब राजस्व विभाग के बारे में। राजस्व विभाग राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। एक राजस्व परिषद होता है, चकबंदी आयुक्त होता है, राहत आयुक्त होता है, निर्देशक भूमि अधिप्राप्ति उत्तर प्रदेश होता है, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर होता है। ठीक है, ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में स्थित होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। अब राजस्व परिषद देखते हैं हम। अब जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत जो विभाग हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था जो है राजस्व परिषद है। मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है? राजस्व परिषद, रेवेन्यू बोर्ड है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में कहाँ की गई है? इलाहाबाद में की गई है। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों में शीर्ष न्यायालय है। राजस्व न्यायालयों में शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। ठीक है। राजस्व परिषद के सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा करती है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नर किए जाते हैं। ठीक है। राजस्व परिषद के कार्यों को हम सामान्य रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रशासनिक कार्य, एक न्यायिक कार्य। तो राजस्व परिषद के 2 जो कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य क्या है? बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, मालगुजारी तथा अन्य देय की वसूली, भू अर्जन आदि आते हैं। जबकि न्यायिक कार्य में अपीली, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया और न्यायिक जो शाखा है वो इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में बनाए रखा गया और यह व्यवस्था अभी भी जारी है। ठीक है। तो जो राजस्व परिषद के दो कार्य हैं, एक तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या है? बंदोबस्त, भू अभिलेख का रख रखाव, मालगुजारी, अन्य देयताओं की वसूली। और न्यायिक कार्य के अंतर्गत क्या है? अपीली, निगरानी और पुनर्विलोकन। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वो इलाहाबाद है। फिर 1947-48 में क्या किया गया कि जो राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य हैं दोनों को अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक शाखा को जो है कहाँ ले गया गया? लखनऊ ले जाया गया और न्यायिक जो शाखा है वो इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है वहीं पे है। ठीक है। अब वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। ठीक है। मंडला आयुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी, एडीएम, उप जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं होती हैं। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण और सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। इसके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। ठीक है। फिर
उत्तर प्रदेश में भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद में लखनऊ मुख्यालय के माननीय अध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। फिर राजस्व परिषद के अनुभाग देख लेते हैं। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। और राजस्व परिषद राजस्व परिषद के प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। अब राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है। राजस्व अनुभाग दो जो है ग्राम पंचायतों में निहित भूमि और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसी अनुभाग द्वारा जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 2 द्वारा ऊसर बंजर निष्प्रयोज्य भूमि के आवंटन तत्संबंधी कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। ग्राम सभाओं में हाट बाजार मेले तालाबों पोखरों जल प्रणालियों में आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व विभाग 2 के अधीन है। ठीक है, राजस्व अनुभाग 2 ग्राम सभा में आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, राजस्व अनुभाग 3 राजस्व सचिव की शाखा सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, राजस्व अनुभाग 4 राजस्व परिषद के जिले में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है। इस अनुभाग में मंडल जिला और तहसील कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में IAS PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना विषयक कार्य राजस्व अनुभाग 4 से किया जाता है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने के कार्य इसी अनुभाग से किया जाता है। राजस्व अनुभाग 5 प्रदेश में नए मंडल जनपद तहसीलों के सृजन या उससे संबंधित विभिन्न मामलों को देखता है। मंडल जिला तहसीलों और भवन के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों के राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने संबंधित कार्य को इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उपनिवेश क्षेत्रों से अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य राजस्व अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल चीन तिब्बत सीमा विवाद संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 5 के अधीन आता है। अंतर प्रांतीय सीमा विवाद का निपटारा भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। अंतर जिला तहसील और ग्रामों से संबंध सीमा विवाद राजस्व अनुभाग 5 के अधीन आता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने नक्शे में दर्शित सीमांकन और प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। वित्त आयोग के कार्य से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा संपादित किया जाता है। राजस्व अनुभाग 5 राजस्व अस्थायी समिति का समन्वय कार्य करता है। कलेक्ट्रेट और तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का पट्टा अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही कार्य है। राजस्व अनुभाग 6 सभी द्वारा राजस्व परिषद के पदों का सृजन किया जाता है। इस अनुभाग में राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। भू राजस्व का अभ्यर्पण छूटों और मालिकाना संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 में किया जाता है। नाजूल भू संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 में ही देखता है। रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग देखता है। भू राजस्व अनुभाग 6 में विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास का कार्य होता है। राजस्व अनुभाग 7 में भू राजस्व नहर दे ताकावी दे तथा अन्य राजस्व दे वसूला जाता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व अनुभाग सीधा
8 पे आइए, यह चकबंदी संबंधित कार्य करता है। फिर राजस्व अनुभाग 9 है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि इत्यादि के कार्य और उनकी सेवा की नियमावली, उनसे संशोधन का कार्य करता है। तो जो है लेखपाल की नियमावली और जो है उसके संशोधन संबंधित कार्य कौन सा अनुभाग करता है अगर पूछता है तो राजस्व अनुभाग 9, ठीक है। फिर उसके बाद कृषि गणना, जोतों की हदबंदी और दाखिल खारिज संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 9 द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर आगे ये जो है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है, तो आइए सीधा आगे चलते हैं अब, ठीक है। राजस्व अनुभाग सीधा देखते हैं हम 14। राजस्व अनुभाग 14 के कार्यों का संपादन करता है। ये क्या क्या कार्य करते हैं? अनुभागों के सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधी क्रिया करते हैं, या अनुभाग को भू राजस्व बंदोबस्त करते हैं। उत्तर प्रदेश भू अभिलेख प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई से संबंधित समस्त कार्य करते हैं। भूदान और ग्राम दान का कार्य करते हैं। मैप और रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण करते हैं। नामांतरण, दाखिल खारिज की रिपोर्ट नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर तहसीलदार का कार्य क्या है? तहसीलदार का कार्य स्वयं, तहसीलदार इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं और उसे किसी तहसीलदार न्यायिक या नायब तहसीलदार को भेज सकते हैं। तहसीलदार न्यायिक का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है। भूमि का हक या सीमांकन के बंटवारे संबंधी वाद एसडीएम के यहाँ चलते हैं, उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं। उप जिलाधिकारी एसडीएम ग्राम पंचायत के सदस्यों प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करता है, ठीक है। जो उच्च जिला अधिकारी होता है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करता है। इसके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की जाती है। राजस्व अधिकारियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उत्तरदायित्व इन्हीं मजिस्ट्रेट पर होता है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाने रखने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी डीएम को होता है। जिलाधिकारी जिले में मंडलयुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो उप जिला अधिकारी होते हैं वो जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भूमि अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी को सौंपा गया है। भूमि अभिलेखों का रखरखाव जो है इसको सौंपा गया है, जिला अधिकारी को सौंपा गया है। प्रदेश में सभी भू अभिलेखों यानी खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जाने के निर्देश है। राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने और उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग को है, ठीक है। आइए देखते हैं। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान हरदोई से है, ठीक है। अब सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण या कब्जेदारों की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में प्रदेश के समस्त सह भूधारकों के व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। 12 से 70 वर्ष की आयु में किसी भी व्यक्ति के नाम खतौनी में खातेधारक या सह-खातेधारक के रूप में अंकित है, उसकी मृत्यु या दुर्घटना हो जाती है तो उसे वैधानिक जिलाधिकारी या उत्तराधिकारी उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। वर्तमान में इसके लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र कौन से हैं? निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही इत्यादि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के में प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल पे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर अब जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन कैसे होता है इसको समझते हैं। आइए, भारत में राज्यों को जिला में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट होता है, जो या तो भारत प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या राज्य सिविल सेवा का पदोन्नत अधिकारी होता है। जिले में पुनः
उपमंडल में विभाजित किया गया है। जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रशासन प्रधान उप संभागीय अधिकारी या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम द्वारा होता है। उपमंडल को अनेक तहसीलों और तालुकों में बांटा गया है। तहसील या तालुकों का प्रशासन तहसीलदार नामक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। तहसील और तालुकों का विभाजन गांवों में किया गया है। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो तहसील स्तर पर करों की वसूली का उत्तरदायी होता है। ठीक है। तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है, जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न किया गया है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ राजस्व सृजन है और राजस्व सृजन या संग्रह है, और दार का अर्थ पद को धारण करने वाला है। दोनों को संयुक्त रूप से इसका अर्थ हो जाएगा कर संग्राहक। ठीक है। जिला प्रशासनिक संरचना है उसको देखते हैं। इधर स्तर है, इधर ये स्तर है, इधर अधिकारी हैं। देखिए, तो ये ऊपर से नीचे की ओर है। ऊपर जिला हो जाएगा, फिर देखिए अनुभाग या उप संभाग में बांटा गया है, फिर तहसील या तालुका हो गया, फिर राजस्वामित्र हो गया, फिर पटवारी या हल्का हो गया, जिलाधिकारी हो गए, फिर उप विभागीय या एसडीओ एसडीएम हो गए, फिर जो तहसील के स्तर पर तहसीलदार हो गए, राजस्व निरीक्षक हो गए, कानूनगो जिन्हें कहते हैं, और सबसे जो गांव या हल्का पटवारी हल्का जो हो गया वो लेखपाल या पटवारी हो गए। ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे। तहसीलदार भू राजस्व संबंधी मुकदमों पर निर्णय भी करता है। कानूनगो और राजस्व लेखपाल खसरा और खतौनी का भूलेख निरीक्षण करता है। यह लेखपाल और पटवारी को कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। जो लेखपाल या पटवारी कार्यों का पर्यवेक्षण कौन कर रहा है? भू राजस्व जो है वो राजस्व निरीक्षक कर रहा है, जो खतरा और खतौनी का निरीक्षण करता है। लेखपाल या पटवारी अपने कार्य क्षेत्र में लेखपाल व पटवारी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा खतौनी के लेख तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। उसका निरीक्षण करने का कार्य कौन करेगा? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। और जो है लेखपाल और पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो वो जो है राजस्व निरीक्षक करता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं राजस्व प्राधिकारी और उनके अधिकार क्षेत्र। उत्तर प्रदेश भू राजस्व मालगुजारी प्रशासन दो प्रकार के प्राधिकारियों के हाथ में होते हैं, एक राजस्व न्यायालय, दूसरा राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निम्न प्राधिकारी शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है आपका राजस्व परिषद या उसका कोई सदस्य, कमिश्नर होता है, अतिरिक्त कमिश्नर होता है, कलेक्टर होता है, अतिरिक्त कलेक्टर होता है, सहायक कलेक्टर होता है, बंदोबस्त अधिकारी होता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी होता है, अभिलेख अधिकारी होता है, सहायक अभिलेख अधिकारी होता है, तहसीलदार होता है। ठीक है, तहसीलदार होता है। ठीक है, तहसीलदार होता है। अब देखिए, राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, राजस्व अधिकारी का अर्थ ऐसे अधिकारियों से है जो भू राजस्व अधिनियम की धारा के अंतर्गत मालगुजारी के कार्यों के लिए राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्व परिषद और उनके सदस्यों को छोड़कर समस्त जो अधिकारी हैं राजस्व अधिकारी हैं। जो देखिए, कौन कौन? राजस्व परिषद और उसके सदस्यों को छोड़कर उसके अंतर्गत जो भी जो है सदस्य हैं वो राजस्व अधिकारी हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखिए, कमिश्नर आता है, अतिरिक्त कमिश्नर आता है, कलेक्टर आता है, अतिरिक्त कलेक्टर आता है, सहायक कलेक्टर आता है, बंदोबस्त अधिकारी आता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी आता है, अभिलेख अधिकारी आता है, सहायक अभिलेख अधिकारी आता है, तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार आता है, कानूनगो आता है और लेखपाल आता है। राजस्व न्यायालय। प्रदेश में इस समय कुल 2651 राजस्व न्यायालय हैं। कितने राजस्व न्यायालय हैं? 2651। इसमें नायब तहसीलदार के न्यायालयों से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय समाहित हैं। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय और राजस्व परिषद का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है वो सर्वोच्च होता है, नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय होता है। वर्तमान में प्रदेश में समस्त राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन NCI
एनआईसी की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है। राजस्व न्यायालय के अधीन मुख्य विषय कौन कौन से हैं? तो राजस्व न्यायालय के अधीन जो मुख्य विषय हैं वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है नामांतरण माने दाखिल खारिज, भूमि पर मालिकाना हक की घोषणा संबंधित मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने, अवैध कब्जेदार की बेदखली, मेड़बंदी या पैमाइश, बंटवारा संबंधी वाद, भूमि की नीलामी संबंधी मामले। इन मामलों से संबंधित अपील या रिव्यू आदि है। राजस्व विभाग द्वारा संचालित दूसरी बीमा योजना है। राजस्व विभाग द्वारा ये भी जो है बीमा योजना संचालित की जाती है, आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना जो है कृषक बीमा योजना थी। ठीक है, इस बीमा योजना की कार्यकारी संस्था जो है भारतीय जीवन बीमा निगम है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के 1859 वर्ष की आयु के भूमिहीन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति ग्रामीण परिवार का मुखिया धनार्जन करने वाला व्यक्ति बीमा किया जाता है। इसका प्रीमियम 200 रुपये है और 100 रुपये राज्य सरकार द्वारा, 100 रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपये दिया जाता है और दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 75,000 रुपये दिया जाता है। पूर्णतः अपंग होने पर 75,000 देय होता है और आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रुपये देय होता है। लाभान्वित परिवार में अधिकतम 2 बच्चों जो कि क्रमशः 9 और 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों को 100 रुपया प्रतिमाह की दर से छमाही अंतराल पर छात्रवृत्ति अनुमान्य है। राजस्व प्रशासन एवं कार्य। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में निर्मित तथा कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया है। चकबंदी का तात्पर्य एक कटक मतलब 1 यूनिट के जोतों की विभिन्न खातेदारकों के बीच इस प्रकार पुनर्स्थापना करने से है जिससे कि अपने अपने खाते में वो साहूति हो सकें। चकबंदी का उद्देश्य खातेदारक के बिखरे जोतों को एक जगह इकट्ठा करना। चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदारक को प्रदिष्ट भूमि के खंड से है, अर्थात चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूखंड आवंटित होता है उसे चक कहा जाता है। प्रत्येक जिला में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर जिले के गांव को लेखपाल के हलकों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 13 लेखपाल से संबंध है। इनके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए विहित किए जाए प्रत्येक हलकों में एक लेखपाल की नियुक्त करेगी। किंतु राज्य सरकार अपने इस कर्तव्य को परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। अतएव परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वो लेखपाल को एक हलके या दूसरे हलके में अपने तहसील क्षेत्र में हस्तांतरण कर दे। परगना अधिकारी जो होता है वो सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह लेखपाल को एक हलके से दूसरे हलके में या अपने तहसील में हस्तांतरित कर दे। चकबंदी संचालन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जो राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा अर्थात निबंधन बने किस्मों के नियमों के अधीन चकबंदी संचालक अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने की इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबंदी संचालक और संयुक्त चकबंदी संचालक भी इसके अंतर्गत आते हैं। उप संचालक चकबंदी ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें राज्य सरकार चकबंदी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों को पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे जो उस राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं तथा जिला उच्च संचालक चकबंदी और सहायक संचालक चकबंदी इसके अंतर्गत आते हैं। जोत भूमि का ऐसा भाग या ऐसे भागों से है जो किसी खातेदारक द्वारा अकेले या अन्य खातेदारकों के साथ संयुक्त रूप से खाते के अधीन अधिकृत हो। समकोण निर्माण का क्या है? चकबंदी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से यूनिट के क्षेत्र को सुविधा अनुसार समकोण, चतुर्भुज या चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया
तो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल UPPCS एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पादप जगत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो जीव विज्ञान का वीडियो था, उसमें हमने कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार आदि का अध्ययन किया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले पादप जगत को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा है? थाइलोफाइटा, ठीक है, नंबर 1 थाइलोफाइटा है। नंबर 2 बायोफाइटा, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन अभी करेंगे। फिर टेक्योफाइटा। फिर टेक्योफाइटा में देखिए, टेक्योफाइटा में 3 है। एक टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और अनावृतबीजी में 2 हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बायोफाइटा, थैलोफाइटा, पहला थैलोफाइटा है ना। थैलोफाइटा में क्या आते हैं? मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और जीवाणु जो है, ये आते हैं आपके थाइलोफाइटा में क्या आ रहे हैं? शैवाल, कवक और जीवाणु और कवक के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो शैवाल देखते हैं क्या होते हैं। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है, इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फाइलोलॉजी। ठीक है, फाइलोलॉजी। और इसके ये जो होते हैं शैवाल, ये हरित लवक युक्त होते हैं, ऊतक रहित होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहने का तात्पर्य है कि अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं, ये भोजन बना सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर वो जो बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल हैं, उन्हें कहते हैं काइटोफाइटा। ठीक है, काइटोफाइटा। उसके बाद जो चट्टान में पाए जाने वाले शैवाल हैं, उन्हें कहते हैं लिथोफाइटा। ठीक है, लिथोफाइटा जो है, ये चट्टान में जो पाए जाने वाले शैवाल हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, अब शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे जो हरा वर्णक होता है, उसे कहते हैं क्लोरोफाइसी। फिर लाल वर्णक जो होता है, उसे कहते हैं रेडोफाइसी। और भूरा वर्णक जो होता है, उसे फियोफाइसी। खैर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो शैवाल होते हैं, ये जो है, इनका बहुत ही आर्थिक महत्व है। देखिए, पहला अल्वा नाम का जो है शैवाल है, ये जापान में लोग सलाद के रूप में इसका सेवन करते हैं। ठीक है, फिर नोस्टॉक चीन में भोजन के रूप में लिया जाता है। फिर रोडोमेरिया पल्मेरा, ये स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में यूज होता है। ठीक है, अम्लिकस जो है, इसका उपयोग भारतीय महाद्वीप में खाने के रूप में किया जाता है। और सबसे छोटा शैवाल होता है, वो होता है एसिटा बलेरिया। ठीक है, एसिटा बलेरिया सबसे छोटा शैवाल है। और सबसे बड़ा शैवाल क्या है? सबसे बड़ा शैवाल का नाम है माइक्रोसिस्टस। ठीक है, माइक्रोसिस्टस जो है, ये सबसे बड़ा शैवाल है। ठीक है, अब देखते हैं, थाइलोफाइटा देख चुके हैं, अब बायोफाइटा देखते हैं। बायोफाइटा के अंतर्गत ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार और नम स्थानों पर उगते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं, कहने का तात्पर्य है। बायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से पाया जाता है। दोनों पीढ़ियाँ युग्मजभिद और बीजाणुभिद कहलाती हैं। ठीक है, और इनका वर्गीकरण देखेंगे हम। तो इनका वर्गीकरण है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए। ठीक है, हेपेटो कोस्टिडा। ठीक है, हेप्टोकोसिडा, ये लीवर हार्ट इसको बोलते हैं। इसमें रिक्सीमा और मार्केंसिया नामक पौधे आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है एंथोसिरोटोसिडा, इसमें बनहर्ट, हार्नवर्ट और एंथोसियोसिस आते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है बायोसीडा जैसे मांस जो होते हैं, इसमें आता है स्फेग्नम और फ्यूनेरिया जो पादप हैं, वो आते हैं। ये बायोफाइटा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका उपयोग क्या होता है? ये मृदा संरक्षण, देखिए, ये मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। इस फेगनम जो होता है, वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं परजीवी पौधे जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम परजीवी पौधे कहते हैं। तो उसके अंतर्गत पहला है
पूर्ण स्तंभ परजीवी, इसमें अमरबेल होता है, अमरबेल। दूसरा है पूर्ण मूल, मूल मतलब कहने का मतलब जड़, जड़ में जो जड़ पे जो पूर्ण मूल परजीवी ये होता है रिफ्लेशिया, रिफ्लेशिया। तीसरा होता है अपूर्ण स्तंभ, अपूर्ण स्तंभ, अपूर्ण स्तंभ परजीवी ये होता है लारेंथस, ठीक है। फिर अपूर्ण मूल परजीवी ये चंदन होता है, ठीक है साथियों। अब टेरिडोफाइटा देखते हैं। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम पर आधारित संवहन तंत्र पाया जाता है। अब हम समझते हैं जाइलम और जो है फ्लोएम क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जब जो पौधे होते हैं, जब खनिज और जल जड़ से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर ले जाते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये जाइलम जो है एक संवहन तंत्र है जो पौधे के अंदर पाया जाता है, उसके द्वारा जाता है। और फ्लोएम क्या होता है, जो पत्तियां भोजन बना देती हैं, तो उसके द्वारा विभिन्न जो वृक्ष होता है या पौधे होते हैं उनके विभिन्न शाखाओं तक और जड़ तक ये जो है भोजन पहुंचाने का काम क्या करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या होता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के साथ जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, भोजन ले जाने का काम करता है। और पूछेगा जब जल या खनिज ले जाने का कौन कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। तो इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम पर आधारित संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। फिर जो ट्रेकियोफाइटा होता है, जिसके अंतर्गत 3 हमने पढ़ा था, उसमें कि ये सरलतम होते हैं, ठीक है। बीज निर्माण ना करके बीजाणु के नए पौधों की उत्पत्ति करते हैं ये लोग। वर्तमान में पाए जाने वाले टेरिडोफाइटा छोटे पादप ही होते हैं, ठीक है। इसमें जो डिक्सोनिया है ये अपवाद है, ये बड़ा पौधे के रूप में होता है। प्रजनन कैसे करते हैं ये लोग, तो ये लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। और जल पर निर्भरता बायोफाइटा की तुलना में कम होती है, ठीक है। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, ठीक है। क्या 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 है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। ऐसे पादप समूह होते हैं जिनमें बीज का निर्माण होता है परंतु फल नहीं होता है, ठीक है। जिसमें बीज तो बन रहा है लेकिन फल नहीं बन रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, जो है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, ठीक है। ये पुष्पधारी नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये फैक्ट्स हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ये पुष्पधारी नहीं होते हैं। बीज एक विशेष प्रकार की पत्तियों पर ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बीज एक विशेष प्रकार की पत्तियों पर ही उत्पन्न होते हैं। लगभग सभी सदस्य सर्वाधिक संख्या में जो कॉनिफर वृक्ष होते हैं वो जो है ये जिम्नोस्पर्म ही होते हैं, ठीक है। कॉनिफर जो होते हैं, कॉनिफर वृक्ष जो पाए जाते हैं आपके, आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में या जहाँ पे शीतोष्ण टाइप की जलवायु पाई जाती है वहाँ पे, जैसे चीड़, देवदार, देखिए चीड़ और देवदार ये आपके कॉनिफर टाइप के वृक्ष हैं जो ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। अब विश्व का सबसे जो बड़े वृक्ष हैं कैनिफर समूह के, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, उसका नाम है सेक्वेसा जिंगैटियम, ठीक है। सेक्वेसा जिंगैटियम, ठीक है। अनुप्रयोग इसका क्या है, फर्नीचर सजावटी सामान में इसका अनुप्रयोग मतलब प्रयोग किया जाता है। फिर आवृत बीजी देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इनमें बीज सदैव फल के अंदर होता है, ठीक है। बीज इनमें क्या होगा कि हमेशा फल के अंदर होगा। और एंजियोस्पर्म में क्या था कि बीज पत्तियों के ऊपर था, ठीक है, उसमें फल नहीं होता था, ठीक। अब देखिए जिम्नोस्पर्म शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों प्रकार, शाक, झाड़ी, वृक्ष, शाक, झाड़ी और वृक्ष ये तीनों प्रकार के होते हैं। ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, स्वपोषी रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है 2 बीजपत्री, ठीक है। बीजों में जब एक बीजपत्र होता है तो उसे जो है एक बीजपत्री कहते हैं, और बीजों में 2 बीजपत्र होता है उसे 2 बीजपत्री कहते हैं। जड़ें कम विकसित होती हैं और जो 2 बीजपत्री हैं इनकी जड़ें अत्यधिक विकसित होती हैं, ठीक है। जैसे अब जो एक बीजपत्री हैं इनके जो उदाहरण हैं वो है लहसुन, प्याज, ठीक है। और गेमिनी कुल में है गेहूँ, मक्का और चावल। जबकि जो 2 बीजपत्री हैं उनके जो उदाहरण आप देखेंगे तो मूली, शलजम, ठीक है। कुश फेरी कुल, जो कुश
क्रूसफेरी कुल में मूली और शलजम आएगा। फिर मालवेसी कुल में कपास और भिंडी आएगा, ठीक है। फिर कंपोजिटरी कुल में सूरजमुखी आएगा और सेलेनेसी कुल में आलू आएगा, ठीक है। और परमी कुल में नारियल और ताड़ आएगा। ये किसमें था? जिसमें जो है एक बीजपत्री में, ठीक है। और म्यूजेसी कुल में केला आएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पादप हार्मोन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। पादप हार्मोन पहला क्या है? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या होता है? फसलों को गिरने से बचाता है, ठीक है। क्या काम करता है? ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ऑक्सिन क्या करता है कि फसलों को गिरने से बचाता है, खरपतवार नष्ट करता है। वियतनाम युद्ध के समय जो परिपक्व पत्तियां थी उनको गिराने में इसका यूज किया गया था, ठीक है। वियतनाम युद्ध के समय क्या हुआ था कि जंगलों में जो जब जंगलों में जो जो युद्ध थे वो छुप गए थे, तो अमेरिकी सेना ने क्या किया था, इसी हार्मोन का यूज किया था, जिससे जो परिपक्व पत्तियां थी वो गिर जाएं और उनको ऊपर से ठिकाना दिख सके, जिससे वो जो है बमबारी कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? जीर्णता रोकता है, ठीक है। जीर्णता रोकता है और सुषुप्तावस्था तोड़ता है, ठीक है। जीर्णता रोकता है और सुषुप्तावस्था तोड़ता है। तो अगला चलते हैं, जिबेलिन। जिबेलिन क्या करता है? बीजों का अंकुरण, ठीक है। बीजों का अंकुरण और आनुवांशिक रूप से बौने पौधों को लंबा करने का काम कौन करता है? जिबेलिन। जो लौकी को बड़ा करने की विधि है, आप देखते हैं कि हाइब्रिड लौकी जिनको कहते हैं, जो बाज़ारों में आते हैं आजकल, वो उसके लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? जिबेलिन, ठीक है। वो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जिबेलिन। अब स्कार्बिक एसिड, इस एफसीसिक एसिड, ये सूखा सहिष्णुता हार्मोन होता है, ठीक है, जिससे स्टोमा बंद हो जाता है और रिस्पायरेशन की दर कम हो जाती है, ठीक है। रिस्पायरेशन की दर कम करने के लिए सूखा सहिष्णु करने का मतलब है कि वहाँ पानी की कमी है, तो पानी जो है रोकने के लिए वो स्टोमा को बंद कर देता है कि जिससे रिस्पायरेशन वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो सके। पांचवा क्या है? एथिलीन, जो फल पकाने में सहायक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, जो एक दिवसीय परीक्षा होती है, ठीक है। अब फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस क्या होते हैं? फूलों को खिलने में मदद करते हैं। टाउमैटिन जो होते हैं वो पौधों में जख्म को भरने में सहायक होते हैं, ठीक है साथियों। ये उसके बाद अब देखते हैं पादप आकारकी। आकारकी के आधार पर 3 प्रकार के पौधे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शाक, जिसे हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। छोटे मुलायम पौधे होते हैं, छोटे मुलायम, जैसे सरसों, मटर और पालक। सरसों, मटर, पालक क्या है? ये शाक हैं, हर्ब्स, ठीक है। झाड़ी, ठीक है। झाड़ी झाड़ी क्या होते हैं? मध्यम श्रेणी के पौधे होते हैं, जैसे मेहंदी, अनार और गुलहड़, ठीक है। फिर वृक्ष, जो पूर्ण विकसित होते हैं, वृक्ष। अब आगे चलते हैं। जड़, मूलांकुर से निकलकर प्रकाश से दूर जल की तलाश में गुरुत्व की ओर वृद्धि करते हैं, ठीक है। जड़, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ठीक है। एक बीजी पौधे में जो पाया जाता है वही अपस्थानिक जड़ है, ठीक है। अब देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। जैसे शंकुआकार, शंकुआकार क्या है? गाजर है, शंकुआकार की जड़ गाजर है, मूसला जड़ के उदाहरण है ये लोग। कुंभी रूप क्या है? सलजम, चुकंदर और शकरकंद है, ठीक है। तर्क रूपी मूली है। श्वसन मूल, ये मैंग्रोव वनस्पति है, ठीक है। अब देखते हैं तना, प्रकाश की ओर गति करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। भूमिगत तना, भूमि के अंदर पाया जाता है। अर्धवायवी तना, लंबे और पतले होते हैं, जैसे दूब और मर्सिलिया। वायवी तना, गुलाब गुलाब, अंगूर और नागफनी, ठीक है। अब ये जो अब ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस इतना हमें जो है इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। प्रकंद, प्रकंद राइजोम होता है, इसमें हल्दी और अदरक जो होता है ये प्रकंद से बनता है, ठीक है। तो ये दे देगा मिलाने को, प्रकंद। स्तंभ कंद आलू, ठीक है, स्तंभ कंद से आलू। सल्क कंद सलजम और देखिए प्याज और लहसुन जो है ये सल्क कंद है, देखिए सल्क कंद है ना, प्याज और लहसुन ये सल्क कंद है। घन कंद, जिमी कंद और सूरन जो है ये घन कंद है। और जो लौंग होती है वो बंद कलियों से होती है, ठीक है। लौंग किससे होती है? बंद कलियों से होती है, ठीक है साथियों। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे हम जो है जो मानव शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।